नमस्कार दर्शक मित्रों, सोना ही तो सोना है। आप जानते हैं कि 1 तोला यानी कि करीब करीब 10 ग्राम सोना अब सिर्फ सोना नहीं रहा। 1956 में मुझे यज्ञोपवीत दिया गया था। आज भी मुझे याद है, उस समय सोने की कीमत 1 तोला यानी कि 10 ग्राम की 100 रुपया थी। आज 1.5 लाख से ऊपर है। प्रश्न ये होता है कि आप अगर कुछ पैसे बचा के रखना चाहते हैं, उस फॉर्म में रखना चाहते हैं कि आपके निवृत्ति के समय में भी अगर ऐसी जरूरत खड़ी हो जाए तो वो फौरन आपके काम में आए। सोना आज भारतीय परिवार के लिए एक संपत्ति है, सुरक्षा है, परंपरा है और बहुत से लोगों के लिए रिटायरमेंट की बचत भी है। लेकिन आज एक सवाल हर सोना रखने वाले व्यक्ति के मन में है। सोना 1,53,000 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। अब क्या करें? खरीदे, बेच दें या फिर थोड़ा इंतजार करें? और यह सवाल खास तौर पर हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 25 साल की उम्र में अगर कोई व्यक्ति सोने में गलती करता है तो उसके पास समय होता है ट्रेजेक्टरी करेक्शन का। वो अपनी उड़ान को फिर से स्थिर कर सकता है, लेकिन 60 या 17 साल की उम्र में ये जरा मुश्किल है। तब पूंजी की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। आज हम केवल सोने की कीमत की ही चर्चा नहीं करेंगे दोस्तों, हम समझाने की कोशिश करेंगे कि सोना इतना महंगा क्यों हुआ। क्या यह तेजी आगे भी जारी रह सकती है? क्या 1.53 लाख या 1.57 लाख प्रति 10 ग्राम महंगा भाव है? और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपके पास पहले से सोना है तो क्या करें? और अगर सोना खरीदना है तो कैसे खरीदे? आइए शुरू करते हैं इस चर्चा को। दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है। सोने की केवल कीमत केवल भारत में शादी के मौसम में या लोगों की खरीदारी से तय नहीं होती। सोना एक से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के अधीन है। सोने की कीमत के पीछे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था काम करती है। अमेरिका की ब्याज दरों की नीति, जिसको हम कहते हैं फेड के रेट ऑफ इंटरेस्ट, डॉलर की मजबूती या कमजोरी यानी डॉलर इंडेक्स, दुनिया में युद्ध और भू राजनीतिक तनाव, महंगाई, केंद्रीय बैंकों की सोने की खरीदारी, हर देश की केंद्रीय बैंक सोने की खरीदारी करते हैं, और निवेशकों का सुरक्षित संपत्तियों की और रुख और उसमें सोने की पसंदगी, ये सभी कारक मिलकर सोने की कीमतों को प्रभावित करते हैं। तो एक बात भूल जाइए कि कोई
घरेलू मांग की वजह से या मैरिज की सीजन आ गई या हमारे यहाँ सोने की खरीदी निकली, इसी वजह से सोने के भाव बढ़ जाएंगे? नहीं, सोने के भाव अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के अधीन है, जिसका मैंने ब्यौरा आपको दिया है। और आपको सोने के आने वाले समय में क्या भाव रहेंगे वो अगर तय करना है, देखना है, तो ये सब मुद्दे नजर में रखने होंगे। दोस्तों, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने 2026 के आउटलुक दिया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने 2026 में क्या नजरिया रहेगा उसकी बात कही है। जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, सेंट्रल बैंक डिमांड, हर देश की सेंट्रल बैंक क्या खरीदारी करेगी, और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, जैसे वित्तीय बाजार में सोने की एक असेट की हैसियत से खरीदारी और पसंदगी, ये सब सोने की मांग को और भाव को समर्थन दे सकती है। लेकिन अगर वैश्विक आर्थिक विकास मजबूत होता है, ब्याज दरें ऊंची रहती है और डॉलर मजबूत होता है, तो सोने की कीमतों पर दबाव भी आ सकता है। इसलिए सोने की कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी आप समझते होंगे। सोना बढ़ गया है इसलिए हमेशा बढ़ता रहेगा, यह सोच खतरनाक हो सकती है। और इतना बढ़ गया है इसलिए अब निश्चित रूप से गिरेगा, यह भी गलत धारणा निकले तो आश्चर्य से चकित ना हो। बाजार में सबसे खतरनाक शब्द है निश्चित। जब कभी भी कोई निश्चित शब्द का इस्तेमाल करता है, आप समझ के चले कि बाजार कहीं ना कहीं उसे समझाने वाला है कि बाजार की गति निश्चित नहीं है और अनिश्चितताओं से जूझना यही बाजार की एकमात्र निश्चितता है। सोने में भी अगर सिद्धांत को मद्देनजर रखा जाए तो कुछ निश्चित नहीं है। अब मूल सवाल पे है, 1,53,000 प्रति 10 ग्राम, क्या यह महंगा है? 11 अगस्त के भाव के मुताबिक 1,53,000 प्रति 10 ग्राम का भाव था। प्रश्न है, क्या यह महंगा है? जवाब है, भाव ऊंचा है, लेकिन केवल ऊंचा भाव होने का मतलब यह नहीं है कि सोना ओवर वैल्यूड है। मान लीजिए कि वस्तु की कीमत 10 साल में दोगुनी हो गई, क्या इसका मतलब यह है कि यह वस्तु अभी महंगी है? जरूरी नहीं। अगर इसी अवधि में रुपये की परचेजिंग पावर कम हुई हो, महंगाई बढ़ी हो और वैश्विक अनिश्चितता बढ़ी हो, तो नॉमिनल प्राइस में वृद्धि स्वाभाविक तरीके से हो सकती है। सोने की हमें जो कीमत दिखती है उसको नॉमिनल प्राइस बोलते हैं। उसमें से इन्फ्लेशन के रेट को आप निकाल दो और उसको एक स्थिर कीमत पे ले आओ, वो स्थायी कीमत, ये सही मायने में कंपैरिजन के लिए करेक्ट कीमत है। सोने को समझाने के लिए हमें केवल आज का भाव नहीं देखना है, हमें पूछना चाहिए सोने की कीमत क्यों बढ़ रही है। पहला प्रश्न है, हमें अपनी जात से पूछना चाहिए या हमारे एडवाइजर को पूछना चाहिए कि सोने की कीमतें क्यों बढ़ रही है भाई। अगर तेजी के पीछे केवल लोगों की जल्दबाजी है तो जोखिम ज्यादा है, जैसा कुछ समय पहले चांदी में हुआ था और फिर धड़ाम करके चांदी गिरी थी। लेकिन अगर तेजी के पीछे केंद्रीय बैंकों की खरीदारी है, सब देश के केंद्रीय बैंक सोना खरीदने के लिए ज्यादा
क्वांटिटी में बाजार में है। भू राजनीतिक अनिश्चितता है, जैसे खाड़ी युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, डॉलर से जुड़े और कारक भी चल हो रहे हैं, महंगाई की मार गिर रही है, ब्याज दरों को लेकर बाजार की उम्मीदें कुछ हकारात्मक नहीं है, सकारात्मक नहीं है। ये फंडामेंटल फैक्टर्स है, मूलभूत मुद्दे हैं। ये अगर मुद्दे आपको नजर में आए, यानी कि केंद्रीय बैंकों की खरीदारी चल रही हो, भू राजनीति की अनिश्चितता हो, डॉलर से जुड़े कारक, महंगाई की चिंता, ब्याज दरों को लेकर बाजार की उम्मीदें नकारात्मक होना, तो आप समझ लीजिए सोने में तेजी होने जा रही है, या सोने में अभी जो तेजी है वो आगे एक अरसे तक चल सकती है। ये फंडामेंटल फैक्टर्स जो मैंने गिनाए, वो तेजी लंबे समय तक भी चल सकती है, उसका आईना है। इसलिए सवाल केवल सोना कितने का हो गया यह नहीं है, सवाल यह है कि इस कीमत को समर्थन देने वाले जो कारण है वो कितने मजबूत है। अगर वो मजबूत है तो सोना आज की कीमत 1,53,000 है, 2 लाख भी जा सकता है, 2 लाख के पार भी जा सकता है। अगर वो मजबूत नहीं है तो गिरते गिरते 1 लाख, 1,10,000 भी आ सकता है। अब आता है सबसे आकर्षक सवाल, क्योंकि मेरा काम आपको हर चीज से अवगत कराना है, आखिर खरीदना तो आपको है, ये निर्णय तो आपका रहेगा। मैं तो सिर्फ आपको एक उंगली निर्देश कर सकता हूं। मैं अपने आप को एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या सोना 2 लाख प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है? जवाब है संभव है, लेकिन क्या जाएगा ही? जवाब है कोई नहीं कह सकता। इस अंतर को समझना चाहिए। लॉजिकल डिसीजन यानी तार्किक निर्णय और स्पेक्युलेटिव डिसीजन यानी कि किसी स्पेक्युलेटिव फैक्टर से, स्पेक्युलेटिव नेचर से प्रोत्साहित होकर हम जो निर्णय लेते हैं, दो में काफी अंतर है। इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। 2026 के आउटलुक में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अलग अलग मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियोज में सोने के उतार चढ़ाव की संभावनाएं बताई है। इसलिए किसी एक निश्चित प्राइस टारगेट को भविष्य मान लेना उचित नहीं है, और हाल की बाजार चाल भी देखनी चाहिए। वैसे भी निवेशकों के लिए मेरी एक सलाह है कि ये निवेशक जो है, वो जो अपने पैसों का निवेश करते हैं, ये किसानी के बराबर है। आपको सही समय पे बोना पड़ता है, सही समय पे सही कीमत पे खरीदो, फिर खातर पानी डालो, मुआवजत करो, इसको ठीक से संभालो। कहीं अनिश्चितता आ जाए तो उसे चाक चौकन्ने रहो, और जब बाजार में आपने जो सोचा हो उससे ज्यादा मुनाफा मिल रहा हो तो बेच दो। अगर आप बेचना चाहो, मुनाफा घर में ले जाओ। ये एक हमेशा निरंतर चलती हुई प्रक्रिया, चाहे आप शेयर में पैसा रोकते हैं, चांदी में रोकते हैं, सोना में रोकते हैं, कॉपर में रोकते हैं, या रियल एस्टेट में रोकते हैं, चलती रहती है। और आपको अपनी माल की सुरक्षा, अपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसकी सुरक्षा, उसकी चिंता आपको हर हमेश करनी चाहिए। 11 अगस्त की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बाजार में सोना लगातार 6 कारोबारी सत्रों में बढ़ा और 1.57 लाख प्रति 10 ग्राम के 2 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया।
यह हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है। बाजार में तेजी आने पर कीमत सीधी रेखा में ऊपर नहीं जाती है, बीच में करेक्शन आता है। देखिए, 1,35,000 हुआ, मान लीजिए, एक दाखिले के लिए मैं कहता हूं कि सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 1,35,000 हुआ, फिर कम होता हुआ 1,28,000 भी हो सकता है, फिर वहां से बढ़ता हुआ 1,42,000 भी हो सकता है। तो ये इस तरह से बढ़ता है, जो ग्राफ आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर। तो अगर आपने निवेश किया है और आपको भरोसा है कि एक निर्धारित अरसे में जो भाव सोने के रहने वाले हैं वो इतने रहने वाले हैं, तो बीच में आने वाले ये जो पड़ाव हैं जहां सोने की कीमतें करेक्शन मोड में जा सकती है, यानी घट सकती है, तो उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और तब जिस व्यक्ति की ने पूरी पूंजी एक ही भाव कर लगा दी, इस इंसान ने, जो आपको 10 लाख रोकना है, तो आहिस्ता आहिस्ता रोक। एक पहले ही दिन जाके बाजार में खड़े मत हो जाइए कि 10 लाख का सोना दे दो। 1 लाख का खरीदे, 2 लाख का खरीदे, फिर कुछ इंतजार करे, देखे किस तरह जाता है बाजार, फिर खरीदे। ऐसे करने से आपकी जो एवरेज प्राइस है वो एवरेज प्राइस आपको अच्छी मिलेगी। अब की बात है, तो क्या सोना आप खरीदें? आइए सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जिनके पास सोना नहीं है और वे सोच रहे हैं अभी खरीद लेते हैं, नहीं तो और महंगा हो जाएगा। या मेरी सबसे महत्वपूर्ण सलाह आपको यह है कि फोमो में सोना मत देखिए या खरीदिए। फोमो का मतलब क्या है? फोमो का मतलब होता है एफ फॉर फियर ऑफ मिसिंग आउट। रह जाएंगे हम, गाड़ी छूट जाएगी, ऐसे डेस्परेशन में आके खरीदी मत करिए। सोना भी कहीं चले जाने वाला नहीं है, मार्केट भी कहीं चले जाने वाला नहीं है। वो आज ना आज सब तय कर ले, नहीं तो फिर ये मौका नहीं आएगा, ऐसी कोई बात नहीं होती। बाजार हरेक को हरेक कीमत को हरेक समय के लिए कभी न कभी कहीं न कहीं मौका देता है। अभी नहीं खरीदा तो कल महंगा हो जाएगा, यह सोच आपको गलत समय पर गलत दामों पे खरीद करा सकती है। अगर आप लंबे समय के लिए अपने पोर्टफोलियो में सोना जोड़ना चाहते हैं, तो एक साथ बड़ी रकम लगाने के बजाय स्टैगर्ड बाइंग, थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे हिस्सों में चरणबद्ध खरीदारी पर विचार कीजिए, और वही सही तरीका है। उदाहरण के लिए, आपके पास सोने में निवेश करने के लिए 5 लाख है, तो पूरे 5 लाख आज ही लगाने की कोई जरूरत नहीं। इसे अलग अलग चरणों में बांटा जा सकता है। भाव में करेक्शन आए, 1,45,000 पे आ गए भाव, यानी कि गिरे, खरीद लीजिए, कुछ रकम लगा लीजिए। और अगर भाव लगातार ऊपर जाता रहे तो आपकी पूंजी तो आपके पास है ही। ये अफसोस मत कीजिए कि मैंने खरीदा होता तो ये होता, घाटा हो गए। नहीं, वापिस करेक्शन आए तब खरीद लेना, वापिस करेक्शन आएगा, वापिस ऊपर जाएगा। इस तरह मार्केट टाइमिंग की गलती का जोखिम कम किया जा सकता है। लेकिन यह फिर एक बात महत्वपूर्ण है, निवेश के लिए सोना और पहनने के लिए सोना दो अलग चीजें हैं। अगर आप निवेश के लिए सोना लेते हैं तो आप बेचने वाले हैं, उसमें से मुनाफा कमाने वाले हैं। मगर बेटी के लिए या बहू के लिए गहने बनाने के लिए लेते हैं, पत्नी के लिए गहने बनाने के लिए लेते हैं, वो जस्ट वैसा ही रहेगा। अगर ईश्वर न करे आपका बुरा समय आ जाए, तब तक गहने फिर बिकते नहीं। तो ये दो अलग अलग प्रकार की सोने की मात्रा है। अगर आप सोना निवेश के लिए खरीद रहे हैं
तो ज्वेलरी खरीद कर उसे इन्वेस्टमेंट मानना उचित नहीं है। आप निवेश के लिए ही खरीदते हैं तो फिर गहने क्यों खरीदते हैं? क्यों? क्योंकि आप मेकिंग चार्जेस, इसकी गढ़ाई जिसको बोलते हैं गुजराती में, तो बनाने के जो पैसे लगते हैं वो देते हैं, उसमें कुछ वेस्टेज जाता है, कुछ अशुद्धियां मिलती है, डिजाइन प्रीमियम लग जाता है उस पे, और बेचते समय मिलने वाला भाव इसलिए कटकर आपके हाथ में आते हैं। आपने 10 लाख की ज्वेलरी खरीदी, इसका मतलब ये नहीं कि अगले दिन आप बेचने जाओ तो 10 लाख ही मिलेंगे। हो सकता है आपको प्योरिटी, लिक्विडिटी वगैरह वगैरह चीजें देखते हुए उसको 10 लाख को आप दूसरे दिन बेचने जाओ तो 9,50,000 मिले। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए 10 लाख का सोना खरीदते हैं तो ज्वेलरी में मत डालिए पैसा। प्योरिटी की जांच करें, BLS हॉलमार्क और हुइड जैसी जानकारी जरूर जांचे, सही बिल ले, और सबसे महत्वपूर्ण, जितनी रकम सोने पर आपकी नींद उड़ जाए उतनी रकम सोने में निवेश न करें। जितनी रकम होने पर आपकी नींद उड़ जाए, आज 1,57,000 है, न करे नारायण, कल उठ के 1,17,000 हो गया, 40,000 रुपये का करेक्शन आ गया, तो आपकी नींद नहीं उड़नी चाहिए। घर का पैसा है, आपका पैसा है, सूद का पैसा नहीं है, लोन का पैसा नहीं है, बढ़ेगा, इंतजार कीजिए। ये आपके पेट में एसिडिटी बढ़ाने वाली चीज नहीं होनी चाहिए। सोना आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका एक भाग है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप 50 साल से ज्यादा उम्र में है, एज ग्रुप में है, तो करीब 10 से 20% तक का इन्वेस्टमेंट आपका सोना और चांदी में है तो ठीक रहेगा। बाकी का इन्वेस्टमेंट कुछ बैंक डिपॉजिट में होगा, कुछ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में होगा, कुछ और बॉन्ड्स में होगा, तो ये रिस्क आपका स्प्रेड हो जाता है और आपकी आय के स्रोत भी बने रहते हैं। तो अकेले सोने में पैसे डाल के बैठ जाने से काम नहीं चलता। अब जिनके पास पहले से सोना है उनकी बात करते हैं। हमारे सबसे बड़े वर्ग की जो मुझे पूछते रहते हैं, मेरे पास पहले से सोना है, पड़ा हुआ है, क्या बेच दूं? यहां जवाब है, सारा सोना बेच देना जरूरी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए और उसे कहीं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में, कहीं आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट जो बताए उनका परामर्श करके आप इन्वेस्ट कर लीजिए। अब आपने अपने पैसे निकाल लिए हैं, बाकी का सोना जो पड़ा है वो आपका मुनाफा है, रहने दीजिए उसको, समय आने पे वो जवाब देगा। मेरा एक सिद्धांत है, मेरा है, सही सिद्धांत है ऐसा मैं नहीं कहता, मगर जिस भाव से आप सोना बेचते हो, आने वाले भावी में वो भाव पे सोना वापस खरीदने का मौका आपको नहीं मिलता है। तो सोना बेचना है, और अगर लिक्विडिटी की कोई जरूरत नहीं है, पैसों की कोई जरूरत नहीं है, तो 100 बार नहीं, 1,001 बार सोचिए। आखिरकार जब कोई चारा ना रहा हो तब सोना तो आधी रात को भी बेच सकते हैं। तो ये हमेशा नियम ख्याल में रखिए कि जिसे जैसे सारा सोना बनाए रखना जरूरी नहीं है, ठीक उसी तरह सारा सोना एक साथ बेच देना भी जरूरी नहीं है। जैसे सारा का सारा अपना निवेश सोने में करना जरूरी नहीं है, न तो वो सही है, ठीक उसी तरह सोने में बिल्कुल निवेश नहीं करना वो भी ठीक नहीं है। सोना निवेश के लिए एक उत्तम अपॉर्चुनिटी है, उसे आप गवाओ नहीं। और अगर आप 50 से ज्यादा उम्र में हो तो आपका 20% तक इन्वेस्टमेंट सोना और चांदी में होना चाहिए। लेकिन अगर यही सोना
आपके पास 10 साल पहले से खरीदा हुआ है और आज उसमें बड़ा कैपिटल गेन है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। एक कैश फ्लो आपका जुड़ जाएगा, टैक्स भी नहीं लगेगा उतना ज्यादा। लेकिन अगर यही सोना आपके परिवार की इमरजेंसी रिजर्व है, आपकी रिटायरमेंट सिक्योरिटी है, या पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए रखा गया है, तो पूरा बेचने का कोई कारण नहीं है। मैं यहां तक कहूंगा कि अगर आपका सोना इमरजेंसी रिजर्व है या रिटायरमेंट सिक्योरिटी के लिए रखा गया है या पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए रखा गया है, तो उसे पूरा मत बेचिए, ये गलत होगा। खास तौर पर 60 से ऊपर की उम्र वाले जो व्यक्ति है, उनके लिए एक सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे एज ग्रुप की बात करता हूं। रिटर्न से पहले लिक्विडिटी और कैपिटल प्रोटेक्शन 20% ज्यादा, रिटर्न के लालच में 30% नुकसान सहने की स्थिति में नहीं पहुंचना चाहिए। आप ये मुद्दे को बहुत ध्यान से समझें और सोना का क्रय विक्रय इसे समझते हुए करें। हो सकता है आप 60 से अधिक उम्र के हैं, आपके पास आपके कुल इन्वेस्टमेंट का 20% से ज्यादा सोना नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि आप उसे बेचें, बनाए रखें, वो काम में आएगा। 60+ लोगों के लिए सोने की अलग रणनीति होनी चाहिए। 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को क्या करना चाहिए? मेरी दृष्टि में सोने को 3 हिस्सों में समझना चाहिए। पहला, पारंपरिक सोना जो आपको दादा परदादा से मिलता आया है। अगर शादी, धार्मिक अवसर या पारिवारिक जरूरत के लिए ये ज्वेलरी है, तो उसे पूरी तरह इन्वेस्टमेंट एसेट की तरह नहीं देखे, वो बेच नहीं सकते आप, मत बेचे। दूसरा, इन्वेस्टमेंट गोल्ड, यह पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए हो सकता है। आपने सोने के बार खरीदे हैं, बिस्किट खरीदे हैं, गुल्लक में कहीं कोई किए गोल्ड ETF खरीदे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा है, लेकिन इसकी एक सीमा होनी चाहिए। तीसरा, इमरजेंसी लिक्विडिटी, यह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर कल अचानक अस्पताल का खर्च आ जाए, घर में कोई बड़ी जरूरत पैदा हो जाए या आपकी नियमित आय कम हो जाए, तो आपके पास कैश और लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए, और सोना उसमें आता है। हर समस्या का समाधान सोना बेचकर करने की स्थिति में नहीं पहुंचना चाहिए। जरा सी आपत्ति आई, बेचो सोना, जरा सी आपत्ति आई, नहीं। सोना तभी बेचेंगे हम जब आपत्ति उतनी गहन है कि सिवा सोना बेचे उससे हम नहीं निपट सकते, तब तक परचेज फर्स्ट सेल लास्ट, ये थियरी आप हमेशा अख्तियार करेंगे तो सुखी रहेंगे। इसीलिए 60 साल से ऊपर के जो इन्वेस्टर है, इनके लिए एक सरल सिद्धांत मैं बताना चाहूंगा कि गोल्ड इज ए सेफ्टी एसेट, नॉट योर एंटायर सेफ्टी नेट। एक असेट है, पूरा आपका सेफ्टी नेट सोने से नहीं मिल सकता। तो प्रश्न आप करोगे मुझे, तो फिर सोना बेचे कब? आप प्रॉफिट बेचोगे नहीं तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा आपको, और आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अब एक आसान चेकलिस्ट आपके लिए बना के लाया। सोना बेचने पर विचार किया जा सकता है जब एक, आपको पैसों की वास्तविक जरूरत हो। 2, आपके कुल पोर्टफोलियो में गोल्ड का हिस्सा आपकी जरूरत से बहुत ज्यादा हो गया हो, यानी 20% से भी ज्यादा आपका कुल पोर्टफोलियो में सोना हो गया हो। तीसरा, लंबे समय से रखे सोने में भाव इतने बड़े हैं कि पार्शियल प्रॉफिट बुक करके कैपिटल निकाल के वो लिक्विडिटी के काम में लाई जा सकती है। चौथा, किसी ज्यादा महत्वपूर्ण फाइनेंशियल गोल के लिए पूंजी की जरूरत हो। बहुत पुराना समय से सोना आपके पास पड़ा है और एक कभी एक ऐसी
अपॉर्चुनिटी आपके लिए खड़ी हो रही है कि अहमदाबाद में ये कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं और आप अगर एक प्लॉट लेके गेस्ट क्वार्टर्स जैसी अरेंजमेंट बनाए तो अच्छा रहेगा, तो ये सोना आप बेच सकते हैं। लेकिन केवल एक कारण से सोना ना बेचे, भाव बहुत बढ़ गया है इसीलिए सोना बेचो ना। ये भी मत सोचो कि भाव बहुत बढ़ गया है इसीलिए अब निश्चित रूप से गिरने वाला है ना। 100 रुपये में 1956 में सोना खरीदा होगा जिसने, वो 1000 रुपया आने पे या 10,000 रुपया आने पे बोलते का बहुत बढ़ गया, उसको आज 1,57,000, 1,60,000, 2,00,000 आने पे क्या बोलोगे? क्योंकि बाजार आपकी सोच से कहीं ज्यादा समय तक आपकी उम्मीद के विपरीत भी चल सकता है, यानी स्पेक्युलेटिव ना बने। और खरीदे कब, सोने की खरीदी कब की जाए? खरीदारी के लिए आप लिख लीजिए 4 नियम। पहला है पूरी पूंजी एक साथ नहीं लगाएंगे। जैसे मैंने बताया आपको 50 से ऊपर आप इन्वेस्ट, आपकी आय है, आपकी वय है, तो 20% आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सोने में करना वाजिब होगा, मगर वो जैसे मैंने पहले बताया हफ्ते हफ्ते से करें, एक साथ नहीं करेंगे। दूसरा, करेक्शन के लिए कुछ कैश बचा कर रखिए। कैसा भी बाजार तेजी में चल रहा हो, एक धक्का तो आएगा ही। वो उस समय आपने जो पैसा निकाल के रखा है वो सोना में डाल दीजिए, तो आपका सोना बढ़ जाएगा। तीसरा, इन्वेस्टमेंट और ज्वेलरी की जरूरत अलग रखे। जो आपका गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है समझ ले, ज्वेलरी में जो गोल्ड है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसको आप तब भी बेच सकते हैं जब आपके पास कोई चारा ना हो और अत्यंत विपद परिस्थिति आ पड़ी। चौथा, लंबी अवधि पर नजरिया रखें। अगर आप सोने में पैसा डाल रहे हैं तो 10 साल और 10 साल से ज्यादा अवधि पर अपनी नजर टिकाए रखें, ज्यादा अच्छा रहेगा। सोना इसलिए मत खरीदिए क्योंकि पड़ोसी खरीदता है या बाजार में सबको ही आजकल सोना खरीदने में लगा हुआ है ना। सोना खरीदिए तो देखिए कि हमारी भारतीय रिजर्व बैंक ने सोना कितना खरीदा, चाइनीज बैंक ने कितना खरीदा, सेंट्रल बैंक ने, फेड रिजर्व ने कितना खरीदा, जर्मन और फ्रांस उन्होंने कितना खरीदा। अगर हर जगह पे दुनिया में सेंट्रल बैंक सोना खरीद रही है तो आप भी लग जाइए, कोई जोखिम नहीं, भाव बढ़ेगा। फाइनली अंतिम सवाल, 1,53,000 कीमत है 11 अगस्त के दिन, बेचे या इंतजार करें? मेरा जवाब 3 तरह के लोगों के लिए 3 अलग अलग। अगर आपके पास सोना नहीं है, इंतजार करते हुए पूरी तरह बाहर मत रहे, लेकिन जल्दबाजी भी न करें। स्टैगर्ड बाइंग पर विचार करें, ये भाव पे भी आप खरीद सकते हैं। अगर आपके पास पहले से काफी सोना है तो सारा सोना 1,53,000 हो गया, चांदी हो गई, मजा आ गया, सारा सोना बेचने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बेच ले, अपनी कैपिटल निकाल ले, बाकी का रहने दे। लेकिन जरूरत के अनुसार पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की जाती है, जो मैं शुरू से बता रहा हूं। प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं। और अगर आपकी उम्र 60 से ज्यादा है, आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए पूंजी की सुरक्षा। आपके लिए पूंजी की सुरक्षा अति महत्व की, आपके लिए पहला मुद्दा है पूंजी की सुरक्षा, और उतना ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो पूंजी में से नियमित आपको आय कितनी होती है। सोना आपकी संपत्ति का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन आपकी पूरी संपत्ति नहीं, क्योंकि वो आपको नियमित रूप से आय नहीं दे सकता। उसके लिए आपको बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो, रिजर्व बैंक के बॉन्ड्स हो, ऐसे इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना होगा।
सोना हमें 3 चीज देता है। एक तो सुरक्षा, सबसे अच्छा और सुरक्षित असेट है सोना। दूसरा डाइवर्सिफिकेशन, आपने सब पैसे डाले यहाँ वहां बॉन्ड्स में डाले, शेयर में डाले, तो एक डाइवर्सिफिकेशन के लिए सोना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है और अनिश्चित समय में भरोसा आपको दिलाता है। लेकिन सोना हमें एक चीज की गारंटी नहीं देता कि कल इसकी कीमत निश्चित रूप से बढ़ेगी, ये कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आज की पूरी चर्चा का अगर एक ही वाक्य में मुझे समारोप करना है तो मैं कहूंगा, सोना खरीदे तो डर से नहीं, बेचे तो लालच से नहीं, और रखें तो समझदारी से। मैं हूं डॉक्टर जयनारायण व्यास और आप देख रहे थे आपकी चहेती चैनल खबरदार। बाजार के पीछे भागना नहीं, बाजार को समझना है, यही हमारा प्रयत्न है। धन्यवाद, देखते रहिए खबरदार।